हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकुश एंड आई विल बी हियर डीलिंग विद योर इकोनॉमिक्स पार्ट। तो मेरे भाइयों, आज से हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी आपके जेकेएसएसपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये जो आपकी सीरीज है एमसीक्यू सीरीज, ये आपके जेकेएसएसपी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। चाहे वो आपका भी आने वाला फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हो, जो कि हार्डली आपके 7 या 8 डेज में बचे हैं, या तो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि कांस्टेबल, एसआई, एनटी, उन सब के लिए एकदम फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स फीमेल सुपरवाइजर के हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारी ऐप पे आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है वो हो चुकी है लॉन्च। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करें। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो दोस्तों, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन पढ़ो और देखो। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, आप क्या करोगे, उस वीडियो को पॉज करोगे 2 मिनट के लिए, उसको दिमाग में सोचोगे, अपने आप आंसर निकालोगे, उसके बाद जो मेरी एक्सप्लेनेशन है उसको आप देखोगे। ठीक है, इस मंत्र को आप लेते हुए चलोगे एंड आई विल मेक श्योर कि जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी है वो एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया मेरे भाई, पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स माइक्रो अप्रोच। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है और इसमें आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो आपका माइक्रो अप्रोच को बता रहा है। तो मेरे भाई, माइक्रो अप्रोच आपकी क्या होती है? माइक्रो का मतलब क्या है? देखो, माइक्रो हमारे इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स हैं, उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है जहां पर आई है, आई स्टैंड्स फॉर योर इंडिविजुअलिटी। क्या? इंडिविजुअल। आई से आप याद रखोगे इंडिविजुअल। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन चीजों से डील करते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल चीजों की बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कॉस्ट की बात करी, डिमांड की बात करी, सप्लाई की बात करी, तो ये कुछ सारी की सारी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडल्ज होती हैं। और यहीं पे अगर मैं मैक्रो की बात करूं, अगर यहीं पे आप लोगों के सामने मैं मैक्रो की बात करूं, तो मैक्रो में ए का मतलब होता है मेरे भाई एग्रीगेट। क्या मतलब होता है? एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइंड। तो मैक्रो में हम, जैसे हम माइक्रो में इंडिविजुअल की बात करते थे, मैक्रो में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की बात ना करते हुए अब कंबाइन की बात करेंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। भाई आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि ये एक इंसान की इन्फ्लेशन बढ़ गई, एक इंसान की अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। ये हमेशा कंबाइन लेवल में बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं। तो जब भी ऐसी बात होती है वो आपके पास मैक्रो आती है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा माइक्रो में आएगा? देखो, सबसे पहला इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो मेरे भाई, मैंने अभी बताया इन्फ्लेशन जब भी आपको काउंट होगी वो किस कंबाइन लेवल पे होगी हमेशा, तो ये तो आपका नहीं होगा बिकॉज ये आपका बता रहा है मैक्रो। स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को। टिस्को का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होती है। ये कह रहा है टिस्को कंपनी है, उसकी स्टडी ऑफ सेल्स, उसकी जो सेल्स है उसकी स्टडी करना। तो मेरे भाई बिल्कुल सही है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास कोई एक कंपनी है, ठीक, और मैंने कुछ, मेरी जो पेन मेकिंग की फैक्ट्री है, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल पेन की कॉस्ट निकालूंगा, कितनी सेल हुई है, एक एक करके निकालूंगा कि नहीं। मतलब यहां पर इंडिविजुअल स्टडी पॉसिबल है, तो मेरे भाई बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर आएगा। बाकी भी पढ़ लो। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, पर कैपिटा इनकम का बेसिक सा मतलब होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है आपके पास एवरेज इनकम। आप नटसेल के लिए ऐसा समझ लो कि एवरेज इनकम अर्नड बाय ए पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इन ए पर्टिकुलर ईयर, उसको आप क्या कहते हो, पर कैपिटा इनकम। और ये भी हमेशा किसमें काउंट होती है मेरे भाई? कंबाइन लेवल में। ये मैक्रो के अंदर आती है। ये किसके अंदर आ गई? मैक्रो के अंदर आ गई। और लास्ट है आपके पास एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमेशा आपका कौन सा फैक्टर है मेरे भाई? मैक्रो, क्योंकि उसको भी हम कंबाइन में देखते हैं। तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को। तो टिस्को कंपनी की जो फुल फॉर्म है, उसके जो ऑनर है, उसके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एनी कंट्री, भी किसी भी देश के कॉन्टेस्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। तो मेरे भाई उसकी सोशल कैपिटल का कौन सा पार्ट इसमें कंसीडर होगा? फर्स्ट ऑप्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन,
कि भाई एक पर्टिकुलर देश में उसकी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ लिटरेट्स हैं ये। सेकंड, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ये। तीसरा, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, और फोर्थ, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो मेरे भाई मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आंसर आने वाला है इनका, बताओ भाई। देखो ऑप्शन नंबर अगर मैं ए की बात करूं, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, तो मेरे भाई द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन ये क्या आएगा, ये एक तरह की आपकी कंसीडर होती है ह्यूमन कैपिटल। मोस्टली इसको हम काउंट करते हैं किसमें, ह्यूमन का। अब जो लिटरेट्स की बात होगी उसमें हम किसमें बात करेंगे, या तो ह्यूमन कैपिटल, ऑल्दो मतलब सोशल में भी आती है ये, लेकिन इसका मेजॉरिटी पोर्शन इसको काउंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में। सेकंड को देखो, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मशीन। अब मेरे भाई ये वाली जो आपकी स्टॉक वाली जो एक्सचेंज है, ये आपके पास आ जाती है कौन सी, ये आपके पास आ जाती है फिजिकल, या फिर आप कह सकते हो इसको फाइनेंशियल कैपिटल में। इसको हम फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। थर्ड वाला पढ़ो, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये अगेन हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। बट हमसे पूछा गया है सोशल कैपिटल क्या होगी, तो उसका लास्ट ऑप्शन बचता है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो ये आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे सोशल कैपिटल का फैक्टर रहने वाला है। आई गेस ये आपको ऑप्शन से ही क्लियर हो गया होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट भी हुआ है, ये आपके यूपीएससी के प्री में आ रखा हुआ है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an economic characteristic of underdeveloped countries? आप लोग मुझे बताओ कि इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, जब मैं आपके सामने बात करता हूं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, आप किन बेसिस पे कहते हो कि कोई भी जो कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड है। तो मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं आपकी किसके ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। किस पे मेरे भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। जिन भी कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अगर वो लो है, तो वो सारी की सारी कंट्रीज किसके अंडर आती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर बहुत सारी चीजें फॉल करती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, तो जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब लिटरेसी रेट हो गया, पॉवर्टी हो गया, वो सारी की सारी चीजें आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती हैं। आप लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, किसी भी कंट्री का बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, तो ये सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर आती हैं। अब ऑप्शंस को पढ़ो, कह रहा है रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, एक्सपेंसिव कस्टम्स, इलिटरेसी, या फिर कैपिटल शॉर्टफॉल। कह रहा है इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो मेरे भाई इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा किससे करता है कनेक्ट, दैट इज योर कैपिटल शॉर्टफॉल। ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियाज करंट इकोनॉमी। अभी जो इंडिया की जो करंट इकोनॉमी चल रही है इसमें से कौन सा उसका फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, तो क्या इंडिया में पॉवर्टी नहीं है, बिल्कुल है साहब, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर, पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो आपके पास क्या होता है ना, मैन पावर की जब भी आप बात करते हो आपके पास एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है आप लोगों के पास ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी क्या होती है, एक जॉब, फिक्स जॉब और फिक्स सैलरी रहती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ यहां पर आपके पास क्या होती है, फ्यूचर सिक्योरिटी होती है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके पास क्या है, एक फिक्स जॉब और फिक्स सैलरी है, फ्यूचर सिक्योरिटी भी है, मतलब कुछ उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिलता है। वैसे कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी फ्यूचर सिक्योरिटीज देती हैं। आपने इसका नाम सुना ही होगा, पीएफ का, जिसको आप कहते हैं प्रोविडेंट फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल कॉन्सेप्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें वो लोग क्या क्या करते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो भी आपका एम्प्लॉयर रहता है उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वो हर ईयर या फिर हर मंथली बेसिस पे उसकी सैलरी से सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, ताकि आफ्टर रिटायरमेंट वो पैसा उसको मिल जाए और वो अपनी लिवलीहुड को इजीली से सस्टेन कर ले। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड मैन पावर। तो क्या ये इंडिया करंट इकोनॉमी का फीचर नहीं है, बिल्कुल है सर। कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेमी एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो इंडिया में है ही है। क्या इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा है सर, तो ये भी गलत होगा। कह रहा है इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो मेरे भाई ये वाला जो ऑप्शन है वो सही रहने वाला है, बिकॉज हमारे देश में अभी भी जितनी लोगों की आय है, जितनी लोगों की इनकम है, ठीक है, और वेल्थ है,
और जितना भी लोगों के पास जितनी भी चीजें रिसोर्सेज वगैरह उनके बीच में इनइक्वालिटी है अभी भी स्टिल, तो इसलिए आप लोगों का ये वाला ऑप्शन आएगा, बिकॉज उसने पूछा है नॉट ए फीचर ऑफ इंडिया करंट इकोनॉमी। तो यहां पर हमारे पास इनकम और वेल्थ के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मेरे भाई। क्लियर है बात? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो आज की जो हमारा सेशन है ना, ये आने वाले जो 1-2 सेशन होंगे, इनका जो हाईलाइटेड टॉपिक है वो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है आप लोगों के पास? बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जो आने वाले आज का लेक्चर और जो अगला लेक्चर होगा वो प्योरली बेस्ड होगा आपके बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कुछ जनरलाइज क्वेश्चन है जो हम पढ़ते समय क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, बट इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ जहां से हमको क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मेरे भाई। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? जहां से हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो देखो इन 4 ऑप्शन में क्या आएगा? टीचर टीच इन इंस्टीट्यूशन, नहीं भाई ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचर टीच अंडर सर्व शिक्षा अभियान, ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कह रहे टीचर प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, भाई सर्विसेज कभी भी कोई फ्री में थोड़ी ना देगा, इसके लिए भी वो कुछ चार्ज करेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही। कह रहे टीचर टीच हर ऑन डॉटर, कि पर्टिकुलर कोई एक टीचर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा तो भाई मैं उससे कोई चार्ज थोड़ी करूंगा, दैट इज प्योरली ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए सही रहने वाला है। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है स्कार्सिटी रेफर्स टू। देखो स्कार्सिटी जो है वो रेफर करती है इन 4 ऑप्शन में से किसके लिए? सबसे पहला, जब डिमांड इक्वल हो जाए सप्लाई के। देखो स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, क्या हो जाना? कमी हो जाना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर डिमांड अगर सप्लाई के बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एक सर्टेन एरिया है, यहां पर 10 लोग रहते हैं, ठीक है। तो भाई अगर 10 लोग रहते हैं और 10 के 10 को मान लो कि पेन, मतलब ऐसा मान लो कि 10 जो है यहाँ पर क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इनको क्या चाहिए, लिखने के लिए पेन चाहिए होंगे। 10 स्टूडेंट्स हैं तो इनकी डिमांड भी क्या है, 10 है, तो 10 पेन्स की सप्लाई भी हो रही है और 10 पेन्स की क्या है, डिमांड भी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या यहाँ पे स्कार्सिटी हुई? बिल्कुल नहीं हुई, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, सप्लाई मोर देन डिमांड। मेरे भाई 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको कितने पेन चाहिए? 10 पेन, लेकिन जो आपको सप्लाई हो रही है वो 20 पेन की हो रही है, तो क्या कमी होगी क्या? नहीं भाई, हर एक स्टूडेंट को तो डबल पेन मिलेगा, तो स्कार्सिटी होगी ही नहीं, ये भी खत्म। अब सप्लाई लेस देन डिमांड, अगर सप्लाई आपकी डिमांड से कम हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको नीड है मेरे भाई 10 पेन की, लेकिन जो डिमांड आई वो कितनी, 5 ही पेन की आई, तो 5 को मिली नहीं, तो क्या हो गया? कमी होगी, स्कार्सिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। जब भी आपकी सप्लाई क्या हो, डिमांड से लेस होगी, तो उस केस में क्या होगा? स्कार्सिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। इसके बारे में मुझे पहले आंसर करो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, देखो अगर मैं आपके सामने बात करता हूं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, इस कैनन ऑफ टैक्सेशन का देखो मतलब क्या होता है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है बेसिकली जो क्वालिटी या फिर जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, दैट अ गुड टैक्स सिस्टम शुड पोसेस, मतलब जो भी आपका एक गुड टैक्स सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसको कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। और ये किसने दिए थे मेरे भाई? ये एडम स्मिथ ने दिए थे। किसने दिए थे? ये एडम स्मिथ, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का हो, ये इन्होंने कहा था। और ये इन्होंने दिया था मेरे भाई कैनन्स ऑफ टैक्सेशन 1776 में। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने इन कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में एक्सप्लेन करा था। और इन्होंने बेसिकली बताए थे 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में। कितने? 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में। पहला था आपके पास कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, और 4th था यहाँ पे कैनन ऑफ इक्वालिटी। ये 4 थे जो इन्होंने बताए थे भाई साहब ने।
तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये तीनों थे, और फोर्थ था कैनन ऑफ इक्वालिटी, तो कैनन ऑफ फिजिकल एजुकेशन उनका नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात क्लियर होगी आपको यहाँ पे, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। मेरे भाई अब देखो, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट समझा के आया हूं। मैंने अभी आपको बताया कि मैक्रो जो है, मैक्रो में ए का मतलब होता है एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है आपको कंबाइन। जब भी आप कंबाइन लेवल में चीजों को देखते हो, कलेक्टिव लेवल पे चीजों को देखते हो, वो आपका मैक्रो अप्रोच को डिनोट करता है। अब इन चार ऑप्शंस को देख के बताओ क्या आएगा आपके पास। इन्फ्लेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात, पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन जब भी आप किसी कंट्री में देखते हो तो आप पर इंडिविजुअल की हिसाब से नहीं देखते हो, आप कंबाइन लेवल पे देखते हो। इन्फ्लेशन यानी आप ऐसा समझ लो, जब आपके देश में क्या हो जाता है, मनी की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब महंगाई ज्यादा हो जाती है, जब क्या हो जाती है, आप लोगों की जो महंगाई है वो ज्यादा हो जाती है, उसको आप बेसिकली से कहते हो इन्फ्लेशन। तो यही आपका मेजर रहने वाला है। आगे तो यार आपको है ही नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज टू यूके, अब मैंगोज है, इंडिविजुअल की बात होगी। इनकम फ्रॉम रेलवे, रेलवे से जो भी आ रही है। सेल्स ऑफ बाटा शू कंपनी, ये तो सारे इंडिविजुअल लेवल पे आप देखते हो। तो इसका आंसर आपके पास रहने वाला है ए ऑप्शन। ठीक है, यहां तक की कहानी। मेरे किसी भी भाई बंधु को कोई भी दुख दर्द या फिर पीड़ा है तो मेरे भाई बता दो यार, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ कैन इन्फ्लेशन बी कंट्रोल्ड। अब आप लोग मुझे बताओ इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकती है। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी मैं आपके सामने बात करता हूं किसकी, इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ, जब भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मेरे भाई मनी सप्लाई, कि आपके मार्केट में क्या हो रही है, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा मनी है। और इस मनी सप्लाई ज्यादा होने की वजह से जो आपकी क्या होती है, जो लोगों की जो परचेजिंग पावर जो होती है वो क्या हो जाती है मेरे भाई, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इस केस में जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो जब भी आपको मनी सप्लाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इससे क्या होता है, आप क्या ये कह सकते हो कि भाई महंगाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये मतलब होता है किसका, इन्फ्लेशन का। ठीक है, मतलब मार्केट में जितना ज्यादा मनी का फ्लो होगा, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। यस और नो? ठीक है, अब बताओ क्या क्या होगा। इंक्रीज इन वेजेस, हाउ कैन इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन जब आप इंक्रीज करोगे वेजेस पे, लोगों की अगर आय आप बढ़ा दोगे तो मेरे भाई लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो वो उतना ही ज्यादा खर्च करेंगे। यस और नो? तो मार्केट में पैसा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या ये आएगा, इससे कंट्रोल होगा? नहीं साहब। डिक्रीज इन टैक्सेशन, अगर आप टैक्स को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। देखो जब कभी भी उसने ऐसा नहीं बताया ना, क्योंकि इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो टैक्स को इंक्रीज करना या तो डिक्रीज करना। अब इसने क्या बोला है, डिक्रीज इन टैक्सेशन। अगर आप लोगों ने टैक्स को डिक्रीज कर दिया, मतलब मान लो कि पहले आपकी आर्थिक आय थी वो कितनी थी, 100 रुपीज थी, और आप लोग टैक्स भरते थे कितना, 20 रुपए आप टैक्स भरते थे, तो आपके पास फाइनल रुपीज कितने होते थे, 80 रुपए। लेकिन आप क्या कर दिया, टैक्स को गिरा दिया, इस 100 में से आप 5 रुपए टैक्स दे रहे हो, तो अब आपके पास पैसा कितना हो गया, 95। तो आपके पास क्या हो गया, पैसा ज्यादा आ गया। जितना ज्यादा पैसा आएगा तो मार्केट में आप उतना ही ज्यादा क्या करोगे, इन्वेस्ट भी करोगे, तो मार्केट में और पैसा जाएगा, तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल ही, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो ये भी नहीं होगा। बताओ रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर आप पब्लिक के एक्सपेंडिचर में क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह दो कि मान लो कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में निवेश करती है, मतलब पैसे को फूकती है, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगाती है, रोड्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह। भाई वो जितना ज्यादा, मतलब एक आपकी सोसाइटी में जितना ज्यादा पैसा लगाएगी, उतना ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। काम मिलेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, पैसा भी होगा। तो ये एक फैक्टर आ गया, जब गवर्नमेंट का कहती पब्लिक एक्सपेंडिचर में आप ज्यादा पैसा डालते हो। बट यहीं पे अगर आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो पैसा है वो गवर्नमेंट ना लगाए, उसको रिड्यूस कर दे, तो भाई लोगों के पास क्या होगी, मतलब जॉबलेस होंगे, पैसा नहीं होगा। तो इससे ये एक मेजर हो सकता है आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है। डन है काम यहां तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स।
कह रहा है कि इसमें से आपको क्या क्या मेजर को अडॉप्ट करना है जब किसी भी एक देश की जो इकोनॉमी यानी जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो किस पे जा रही है, इन्फ्लेटरी प्रेशर, मतलब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। सेम वही क्वेश्चन है कि आपको इसमें से कौन कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करना है ताकि क्या हो जाए, आपके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए। तो बताओ क्या आएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास, द डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड, कि जो भी आपके डायरेक्ट टैक्सेस है उसको आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो मेरे भाई बिल्कुल सही है। देखो वही पिछले क्वेश्चन की तरह एग्जांपल, अगर आप मान लो 100 रुपए कमाते थे और टैक्स आप लोग 20 भरते थे तो पैसा आपके पास कितना हुआ, 80। बट यहीं पे जब टैक्स को इंक्रीज कर दिया आपने 40 कर दिया, अब पैसा कितना हो गया आपके पास, 60। अगर आपके पास पैसा कम होगा तो आप मार्केट में उतना ही कम क्या करोगे, पैसे को इन्वेस्ट भी करोगे, कम खर्चा करोगे, तो मेरे भाई उससे मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो यस, ये एक मेजर हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, बिल्कुल सही है। सेकेंड, द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड। नहीं भाई देखो, इंटरेस्ट रेट अगर आप रिड्यूस करोगे तो लोगों को इजीली क्या मिल जाएंगे, लोन्स मिल जाएंगे। अगर लोगों को इजीली लोन्स मिलेंगे तो भाई वो अपने पास घर में या फिर कहीं बेडों के नीचे छुपा के तो रखेंगे नहीं, वो बाहर निवेश करेंगे, कोई कार ले ली, बिल्डिंग ले ली, तो अल्टीमेटली पैसा मार्केट में जाएगा। और तो यस, ये आपका नहीं होगा। थर्ड, द पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज्ड, कि जो पब्लिक की जो स्पेंडिंग है वो क्या होना चाहिए, वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। नहीं भाई, जितना ज्यादा पब्लिक स्पेंड करेगी क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी एक मेजर नहीं है कि पब्लिक स्पेंडिंग, कि भाई जितने भी हमारे पब्लिक जो वो चीजें हैं हमारे पास, पार्क्स, रोड्स वगैरह, उनके ऊपर हमको ज्यादा निवेश नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा निवेश करेंगे लोगों को उतनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी, उतना ही ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, उतना ही क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर या फिर उनकी जो भी चीजें हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इंक्रीज होंगी। तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो इसका ऑप्शन आपका सही रहने वाला है मेरे भाई, ओनली वन। क्या ऑप्शन रहने वाला है आपके पास, ओनली वन। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप। कह रहा है ये जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं इनके रेफरेंस से आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कैन बी इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मेरे भाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास टोटल डिमांड जो है वो क्या हो जाए, टोटल सप्लाई से एक्सीड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अभी ले लो, जो हालांकि अभी कोविड-19 आया था उसमें क्या हुआ, जो भी आपके सैनिटाइजर्स, जितने भी आपके सैनिटाइजर्स और जितने भी आपके मास्क थे, क्या हो गया, उनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो गई थी, बट सप्लाई क्या थी आपके पास, कम थी। तभी तो क्या हो रहा था, इस केस में क्या हो रहा था, प्राइसेस भी इंक्रीज होती है। यस और नो, देखो ना, अगर सैनिटाइजर मार्केट से अगर जितनी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उतनी नहीं मिल रही, तो जो चीजें हैं उनकी क्या होगी, महंगाई होगी, मतलब उनकी प्राइस इंक्रीज होगी। वही मतलब होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, ठीक है, जब आपकी टोटल डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाए टोटल सप्लाई से। अब देखो कह रहा है इसमें से कौन सा है कैन बी इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे बताओ क्या क्या आप लोगों का आंसर आएगा। देखो आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, आपको नहीं पता ना इसमें से क्या क्या चीजें हैं, बट आपको एक चीज पता है, कह रहा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ऑलरेडी आपके पास क्या है, आपको क्या करना है, कैन बी इंक्रीज, आपको इंक्रीज करना है मेरे भाई। बट जब भी आपका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को जब आप बढ़ा दोगे मेरे भाई, जब आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ा दिया तो मेरे भाई, जब आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो मतलब लोगों को लोन अब इजीली नहीं मिलेगा, यस और नो। बट अगर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना है ना, यस और नो। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक तरह से जो महंगाई मतलब मनी सप्लाई है वो ज्यादा रहनी चाहिए उस चीज में। अब इसमें क्या होगा, जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट के रेट जब राइज करेंगे तो लोगों को लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो मेरे भाई उनके पास क्या होगी, मनी सप्लाई कम होगी, मतलब पैसा कम जाएगा मार्केट में। बट ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, उसने कहा है कि क्या करना है हमको, इसको इंक्रीज करना है, तो मेरे भाई ये वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं। तो देख लो ऑप्शन में से जहां जहां 5 है, यहाँ 5 है नहीं होगा, यहाँ 5 है नहीं होगा, यहाँ 5 है नहीं होगा, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4 ओनली। तो ये मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, ये भी आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। कौन से ईयर में मेरे को मतलब याद नहीं है, रिमेंबर नहीं है, बट आपके इसी यूपीएससी के प्री में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख रहे हो ये जो चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आपको कभी कभी एमसीक्यूज को देखते हुए ऐसा नहीं है कि जो चीज आपने पढ़ी है तो एक्यूरेटली वही चीज आएगी वही, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, चेक करेगा आपकी मतलब स्मार्ट अप्रोच को। तो आपने हर टाइम पे ये नहीं देखना है, आपको कुछ कुछ स्मार्ट अप्रोचेस भी देखनी है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, जैसे कि आपके जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स आने वाले हैं वो आपको क्या कह रहे हैं भाई, उनको आपका एक लिमिटेड से आपको सिलेबस दिया हुआ है, वो बस आपकी क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को एनहांस करने के लिए लेवल जो है क्वेश्चंस के वो इंक्रीज कर रहे हैं।
तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आजकल के जमाने में बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कह रहा है व्हेन सेविंग लीक्स आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो मॉडल व्हाट हैपेंस टू इट। कह रहा है जब सर्कुलर फ्लो मॉडल में से सेविंग्स क्या होंगी, लीक कर जाएंगी, तो क्या होगा उसको, व्हाट हैपेंस टू इट। तो देखो भाई मैं आप लोगों को यहां पे समझाता हूं। हमारे आप ऐसा समझ लो कि हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है ना, किसी भी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको मैं मानते हुए चलता हूं वो एक बैलून की तरह है। किसकी तरह है मेरे भाई, एक बैलून की तरह है, गुब्बारे की तरह है। जब भी आप किसी भी एक बैलून में जब आप उसमें हवा भरते हो तो वो क्या करता है, फूल जाता है। मतलब इकोनॉमी में क्या होता है, बूम हो जाता है। मतलब जैसे आप इस इकोनॉमी में कुछ चीजें क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, तो इकोनॉमी क्या करेगी, फ्लरिश करेगी। और इस चीज को हम कहते हैं बूम कंडीशन। क्या कहते हैं, बूम कंडीशन। बट यहीं पे अगर आप इस इकोनॉमी से कुछ चीजें बाहर निकाल दो, आप उस गुब्बारे में से हवा निकाल दो, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कंडीशन आ जाती है, श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका बैलून श्रिंक। और इसी केस में जब इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेरे भाई रिसेशन। क्या कहते हैं, रिसेशन। समझ में आ गया। अब देखो जब भी क्या होगा, सेविंग्स आपके इकोनॉमी से लीक आउट करेगी। जब भी लीकेज यहां पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीकेज ही कहते हैं। यहां पर हम डाल रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्ट कहते हैं। तो जब भी इकोनॉमी से कुछ भी चीज का लीकेज होगा तो इकोनॉमी में क्या होगी, श्रिंक होगी, मतलब रिसेशन आएगा। कह रहा है कि जब भी सेविंग आपकी सर्कुलर फ्लो मॉडल से क्या करेंगी, लीक करेंगी, तो देश की अर्थव्यवस्था पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट फ्लोज टू बोरोवर्स हु देन इंजेक्ट इट बैक इनटू द इकोनॉमी, नहीं, इट श्रिंक्स द साइज ऑफ द इकोनॉमी। देखो एज सच आपके पास स्टेटमेंट आ गई, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, डन है काम, बिल्कुल सही बात सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो मॉडल। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई इकोनॉमी है, ठीक है, आपने कुछ चीजें क्या करी है, इंसर्ट करी है, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। और जब आपने कुछ चीजें इससे बाहर निकाल दी है, इसको हम क्या कहते हैं, लीकेज हो जाना। क्या हो जाना, लीकेज हो जाना, यानी श्रिंक हो जाती है आपकी इकोनॉमी। तो कह रहे हैं इसमें से कौन से मेजर्स के साथ क्या होगा, सर्कुलर फ्लो मॉडल में इंजेक्शन होगी। सबसे पहले एक्सपोर्ट। देखो अगर किसी भी देश का जो एक्सपोर्ट है वो अगर इंक्रीज होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आप क्या करोगे, आपके देश का जो सामान है वो क्या कर रहा है, बाहर की देशों में जाएगा, मतलब आपका एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होगा, तो मेरे भाई आप अपनी चीजों को बाहर के देशों में बांट रहे हैं, तो बाहर से उसके बदले आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो जो पैसा है आपके देश के अंदर आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, इंजेक्ट होगा ना, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो एक्सपोर्ट से आपके पास क्या होगा, इंजेक्शन होगा हमारी सर्कुलर फ्लो मॉडल में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन है आपका सही। बट यहीं पे अगर मैं सेविंग्स की बात करूं, देखो भाई जितनी ज्यादा आप सेविंग करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोरोना का टाइम आया था, कोरोना के टाइम में लोगों ने क्या कहा, लोग ज्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, वो सेव कर रहे थे। अगर सेव करेंगे मार्केट में पैसा जाएगा नहीं, मतलब जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, वो एक तरह का इंटरडिपेंडेंस वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एक बार्बर के पास जाता हूं महीने में 2 बार, लेकिन जब कोरोना का टाइम आया तो मैं बार्बर के पास जा ही नहीं रहा था, मैं महीने में 1 बार जा रहा था। तो मेरे से वो इफेक्ट हुआ, क्योंकि उसके पास पैसा कम हुआ, उसके पास पैसा कम हुआ, तो वहां वो जो जहां से रॉ मटेरियल खरीद रहा था उसके पास भी पैसा कम हुआ। तो ओवरऑल ऐसे करते करते इकोनॉमी में क्या हो गया, कमी आ गई पैसों की। तो इकोनॉमी किसकी तरफ बढ़ी, लीकेज यानी श्रिंक की तरफ बढ़ी। ये तो होगा नहीं। टैक्स, देखो जब भी ऐसे लिखा हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आप मानते हुए चलते हो टैक्स को इंक्रीज करना, सेविंग्स बढ़ाना या फिर इंपोर्ट बढ़ाना, ठीक है। अब यहीं पे देखो, जब आपने टैक्स को बढ़ा दिया, जब आपने टैक्सेस वगैरह को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जब टैक्सेस को बढ़ा दिया तो मेरे भाई क्या होगा, लोगों से आप क्या करो, पैसा खींच रहे हो, तो पैसा खींच रहे हो तो गवर्नमेंट अपने पास रख रही है, तो टैक्स बढ़ाना भी क्या होगा, वो एक तरह का श्रिंक हो जाएगा, पैसा नहीं होगा लोगों के पास। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट अगर क्या कर दो, बढ़ा दो। अगर हम बाहर की चीजें हम अपनी कंट्री में लाएंगे, तो भाई जैसे एक्सपोर्ट में हमको पैसा आ रहा था, जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उसके बदले हमको उनको पैसा देना पड़ेगा। जब देश से पैसा बाहर जाएगा तो इकोनॉमी से चीजें क्या हो रही है, लीक होगी, वो भी किसका फैक्टर होगा, श्रिंक का फैक्टर होगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑनली ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। यहां तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसमें से कौन कौन से हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरे भाई देखो सीधी सी बात होती है, जो भी आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, वो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में 4 होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है मेरे भाई आपके पास लैंड, एक होती है आपके पास लेबर,
एक होती है आप लोगों के पास कैपिटल और एक होता है आपके पास एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये चार आपके पास क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो लैंड है, लैंड से हमको क्या मिलता है मेरे भाई, रेंट मिलता है। अब लेबर है, लेबर को क्या मिलती है, उसकी वेजेस मिलती हैं। ठीक है, कैपिटल है, कैपिटल से हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसको आप कहते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या आपके पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो चार चीजें हैं इसको आप कहते हो फैक्टर पेमेंट। क्या कहते हो मेरे भाई, फैक्टर पेमेंट कहते हो। ये किसी भी एक इकोनॉमी में एक तरह के सर्कुलर फ्लो में ऐसा ही ये सिस्टम चलते रहता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट का। अब उसने बताओ इसमें से कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, मनी नहीं है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। मनी नहीं होगा। देखो मनी और कैपिटल में पता फर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मान लो कि मेरी जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, मान लो 20,000 है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मंथली सैलरी कितनी, मेरे पास 20,000 पैसा है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये कंसीडर होगा मनी। लेकिन इस 20,000 में से अगर मैं 10,000 जो हूं मैं क्या कर रहा हूं, अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। समझ में आ गया मनी और कैपिटल में डिफरेंस। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रहा, ये डबल बार हो गया, ये एक ही बार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी। आप लोग मुझे बताओ ये जो आपके पास गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सी टर्शियरी एक्टिविटी है। देखो टर्शियरी एक्टिविटी जो होता है ना वो एक तरह का एक हमको क्या कहते हैं, उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है, जो भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड होती है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज इस टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती हैं। जैसे कि आपकी बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस वाला, ये सारा का सारा सिस्टम जो है आपके पास किसके अंदर आता है, टर्शियरी। एजुकेशन, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिफेंस, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, टर्शियरी एक्टिविटी। तो बताओ क्या आएगा, फार्मिंग नहीं मेरे भाई, ये आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, यानी जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो आपका 1 डिग्री सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या होता है, वो इंडस्ट्रियल के अंदर आता है यानी सेकेंडरी के अंदर आता है। और लास्ट ट्रेडिंग, ये देखो जितना भी आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह जितना भी सिस्टम है सर्विसेज वाला, वो सारा किसके अंदर आता है, टर्शियरी एक्टिविटीज। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रेडिंग आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। कह रहा है एक डेवलपिंग इकोनॉमी का इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ध्यान से पढ़ना, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी का इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई पॉपुलेशन तो बढ़ ही सकती है, ठीक है, जैसे हमारी क्या है, एक डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो क्या हमारी पॉपुलेशन का रेट बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एक डेवलपिंग इकोनॉमी है तो उसके अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन जो होगी वो हाई रेट से नहीं होगी, या तो मीडियोकर से होगी या तो मीडियोकर से थोड़ी सी कम होगी, बट हाई लेवल नहीं होगी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी पॉसिबल है भाई, होगा। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो नॉट अ कंपोनेंट बोला है तो मेरे भाई हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बाकी सब कंपोनेंट्स हैं सिवाय हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर द पुअर डू इट और बिकॉज। एक सेकेंड, यहां पर ये जो है ना वेयर द पुअर, इसको ठीक कर लेना, ये ऐसे होगा वेयर द पुअर लिव इन इट, वेयर द पुअर लिव इन इट और बिकॉज। ठीक है, इंडिया जो है वो इज अ रिच कंट्री वेयर द पीपल लिव इन इट और बिकॉज जहां पर पुअर रह रहे हैं किन किन फैक्टर्स की वजह से। पॉपुलेशन इज मोर हेयर, क्या यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है मेरे भाई, वो ज्यादा है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मोर हेयर, देयर आर प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हेयर बट दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली यूटिलाइज, फिर नन ऑफ द अबव। कह रहा है इंडिया जो है वो एक मतलब रिच कंट्री है बट स्टिल यहाँ पर क्या है, लोग पुअर लोग भी रह रहे हैं। उसका मोस्ट प्रोबेबल या फिर मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसमें से कौन सा होगा। पहला, क्या यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है,
सेकेंड, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे ज्यादा है। तीसरा कि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही हैं बट उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ये इंडिविजुअल में ये दोनों कभी भी नहीं होंगे। इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपको ये रहने वाला है कि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों का सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है ये जो चार ऑप्शन आपके पास गिवन है इसमें से कौन सा इकोनॉमिक डिटरमिनेंट नहीं है किसका, डेवलपमेंट का। तो मेरे भाई चार ऑप्शन है आपके पास, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रस्ट द गवर्नमेंट या फिर टेक्नोलॉजी। तो कौन सा इसमें से इकोनॉमिक डिटरमिनेंट नहीं है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज। भाई नेचुरल रिसोर्सेज से हमको इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक डिटरमिनेंट नहीं है भाई, पैसा तो आ ही रहा है ना मेरे भाई, पेट्रोल वगैरह ही ले लो, ये तो है। ह्यूमन रिसोर्स, भाई ह्यूमन रिसोर्स से भी तो पैसा वगैरह आ रहा है आपको, ये भी है। टेक्नोलॉजी, भाई जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भाई उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट, ये भी है। बट ये जो ऑप्शन है ट्रस्ट द गवर्नमेंट, ये आपका सही रहने वाला है यहाँ पे, ये आपका आंसर होगा। बिकॉज इससे हमको क्या है, ये एक इकोनॉमिक डिटरमिनेंट नहीं है डेवलपमेंट का। अब भाई मैं गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करूं या फिर ना करूं, इससे किसी भी देश की डेवलपमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो मेरी एक आइडियोलॉजी है ना बस। तो इसीलिए आपके पास क्या होगा, ट्रस्ट द गवर्नमेंट आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गवर्नमेंट। तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं नहीं करवा रहा हूं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये हम अभी ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करके रहे हैं माइक्रो और मैक्रो के ऊपर। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड आई गेस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का कौन सा फीचर है इनमें से। सबसे पहले तो ये समझो कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्टिक क्या होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है जहां पर आपके पास जो ऑनरशिप जो होती है, यहाँ पर जो आपके पास ऑनरशिप जो होती है, वो जो दबदबा होता है वो किसका होता है, वो प्राइवेट सेक्टर का होता है मेरे भाई। किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल का ज्यादा दबदबा होता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपके पास ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो कैपिटलिस्ट और मतलब इसके साथ एक और हम पढ़ते हैं दैट इज सोशलिस्ट, ये जो सारी की सारी जो इसकी बाइफर्केशन होती है वो हमारी आइडियोलॉजी के बेस पे होती है। किसके बेस पे होती है, आइडियोलॉजी के बेस पे। अब आइडियोलॉजी कैसी, आइडियोलॉजी भी इस टाइप से कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो किसके कंट्रोल में होंगे। अगर वो जो किसी भी देश के पर्टिकुलर रिसोर्सेज अगर प्राइवेट के कंट्रोल में होंगे तो वो वाली आपकी बन जाती है कैपिटलिस्ट, और अगर वही आपके पास जो आपके रिसोर्सेज है वो गवर्नमेंट के अंडर होंगे वो आपको बन जाएगी, यानी पब्लिक के अंडर होंगे वो आपको बन जाएगी सोशलिस्टिक। और अगर एक ही पार्टी है और ये वो एक ही रिसोर्स को कर रही है, वन पार्टी वन आइडियोलॉजी, उसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, जिसकी कॉमन सी एग्जांपल आपको देखने को मिलती है चाइना। और चौथा हमारे पास जहां पर आपके पास कैपिटलिस्ट भी है और क्या है, सोशलिस्ट भी है, जहां पर कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट एंजॉय कर रही है, कुछ रिसोर्सेज कौन एंजॉय कर रहा है मेरे भाई, पब्लिक, उसको हम कहते हैं मिक्स, जो कि हमारी कंट्री में चलती है। तब फ्री मार्केट इकोनॉमी हम किसको कहते हैं, कैपिटलिस्ट को ही कहते हैं। ऑनरशिप क्या है, प्राइवेट। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इनका जो मेन जो आपके पास फोकस रहता है, फोकस जो रहता है वो रहता है इनका कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए। भाई इनका जो मेन एम रहने वाला है यहाँ पे वो क्या रहता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब देखो कोई भी जो प्राइवेट कंपनीज है, मान लो कि ये पेन बनाने वाली कंपनीज है, अब ऐसे पेन बनाने वाली कंपनीज तो 1000 होंगी मार्केट में। अब वो क्या करती है, अपनी क्वालिटी को एनहांस करती है, क्यों, जिससे उसका जो कस्टमर है वो ज्यादा सेटिस्फाई हो। यानी एक तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर जो भी कस्टमर है उसके पास ना क्या होता है, सोवरेनिटी होती है, मतलब उसके पास चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, यहाँ पे चॉइस बड़ी ज्यादा होती है उसके पास, वो किसी से भी चूज कर सकता है, अनगिनत ऑप्शन है। बट यही चीज जब आप पढ़ोगे कौन सी वाली में, सोशलिस्ट में, जो कि मतलब गवर्नमेंट रन करती है, वहां पर कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका एक ऑप्शन आता है, जो सबसे मेन चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी आपका कस्टमर है उसके पास क्या होती है, एक चॉइस ऑफ प्रोडक्ट होती है, फ्री चॉइस ऑफ प्रोडक्ट होती है। तो देखो राशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल नहीं मेरे भाई, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, यानी कि आपकी सोशलिस्ट वाला प्रिंसिपल है। कंज्यूमर सोवरेनिटी, बिल्कुल सही बात, वही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई।
एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन, भाई यहाँ पर सारा का सारा ऑनरशिप प्राइवेट का है, यहाँ पर स्टेट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। ये भी गलत, नन ऑफ दीज भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो मेरे भाई देखो, ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हमने आज 20 एमसीक्यूज को किया है डिस्कस। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे भाइयों प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो जाने से पहले आप लोगों के लिए फिर से मैं एक बार एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जितने भी विद्यार्थी, जितने भी एस्पिरेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हार्डली 1 या 2 मंथ है, 1 या 2 मंथ्स के बाद आपकी जो जितनी भी पोस्ट की एडवर्टीजमेंट है वो आने वाली है। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करके रखें। देखो कंसिस्टेंटली काम करना है। मैं नहीं आपको ये चीज कह रहा हूं कि आप क्या करो दिन में यार कितने 7-7 8-8 घंटे पढ़ो, आप दिन में 4-4 5 घंटे भी पढ़ो, जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, दैट इज द मेन थिंग। और जो भी मेरे फीमेल सुपरवाइजर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक चीज मैं आपको कहूंगा, देखो आपका जो भी सिलेबस है उसमें 60 मार्क्स की तो आपकी सिर्फ क्या है, मतलब सोशियोलॉजी है, ठीक है, और 20 मार्क्स की आपकी JNK की GS है। आप जो अपना सोशियोलॉजी वाला कंपोनेंट है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर ज़्यादा मॉक दो, बिकॉज ऑफ टाइम आ चुका है कि आप मॉक्स दो, ठीक है। और सेकंड चीज जो आपकी JNK है वो भी लगभग 20 मार्क्स की, और JNK की कुछ कुछ पार्ट्स हैं उसको उठा लो, जैसे कि आपके JNK के जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स है उनको देख लो, कुछ जैसे को मेडिवल, जैसे कि आप हिस्ट्री में बात करो जैसे ज़ैनुल अबिदीन के बारे में, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, कैथरीन ऑफ कश्मीर, कुछ ऐसे जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिक पूछे जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। मैं आपको फिर कह रहा हूं अभी आपका समय है 7-8 दिन है, अब इन 7-8 दिन में क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज और ज्यादा से ज्यादा मॉक करो। और आपकी इस प्रिपरेशन को फर्दर बूस्ट करने के लिए हमने अपने चैनल पे फीमेल सुपरवाइजर की जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी जाके हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ, न्यू सेट ऑफ एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।